हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 26 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। ये क्लास आपकी सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ में सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास आपके बीच में आ जाती है। इसे आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, और जो हम लोगों ने नई सीरीज स्टार्ट की है इसका फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किस प्रकार से फीडबैक है आपका, और समझने में चीज़ें आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लिखना है वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि चीज़ों को याद करना वो आपके लिए और आसान हो जाए। इसी वजह से प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो हमने चेंज कर दिया है। पीडीएफ का फॉर्मेट जिस प्रकार से होना चाहिए उसी प्रकार से रखते हुए आपको पीडीएफ का फॉर्मेट जैसे पहले प्रोवाइड किया जाता था उसी प्रकार से प्रदान किया जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। तो यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं 26 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए देखते हैं एक एक कर कौन कौन सी खबरें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व के बारे में। खास बात यह है कि श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर लोकतंत्र की गहरी पहुंच सुनिश्चित हुई है। क्यों सुनिश्चित हुई है? क्योंकि 5 व्यक्तियों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर केवल 5 व्यक्तियों के लिए एक पोलिंग बूथ का निर्माण किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना में, ठीक सॉरी तमिलनाडु में और बंगाल में इस टाइम पर चुनाव चल रहे हैं। ठीक है। और इसी के बीच में देखा जाए तो ऐतिहासिक कदम है कि दूरस्थ वन क्षेत्र में लोकतंत्र की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। विशेष मतदान केंद्र यहां पर स्थापित किया गया है। हाल ही में मात्र 5 मतदाताओं के लिए श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व में एक पोलिंग बूथ की स्थापना की गई है। ठीक है। अब यहाँ पर खास बात यह नहीं है कि पोलिंग बूथ की स्थापना की गई है 5 लोगों के लिए। जो श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व है उसका महत्व आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखा जाए, क्योंकि अक्सर आपकी परीक्षा में जो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो, वहां पर सवाल पूछे जाते रहे। ठीक। आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन के बारे में चर्चा करें तो ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट का एक संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र है। और यहां पर पहले देखा जाए ये जो श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व है, इसको यहां पर देखें 2 अभ्यारण्यों को मिलाकर बनाया गया है। कौन कौन सा? जो गिल्ड स्क्वेरल अभ्यारण्य था उसको और मेघामलई अभ्यारण्य, इन दोनों को मिलाया गया, उसके बाद बना है श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व। ठीक है। अब यहां पर देखा जाए ये पेरियार बाघ अभ्यारण्य और कलक्काड़ा मुदन थैरे बाघ अभ्यारण्य के बीच में देखा जाए महत्वपूर्ण मार्ग भी है। ठीक। चलिए देखते हैं। और खास बात यह हो जाती है कि जो श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई टाइगर रिजर्व है, यहां से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? तो 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसका महत्व मैं आपको बताता हूं। यूपीएससी 2018 में एक सवाल पूछा गया। सवाल था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ये सवाल पूछा गया था। डायरेक्टली आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल ऐसा। रामगंगा नदी के बारे में बेसिकली पूछ रहा था। और उसके अगले साल पूछ लिया कि कौन सी ऐसी नदी है जिसके बालू के कण में सोना पाया जाता है। ठीक है। तो वो भी रामगंगा नदी से रिलेटेड था। तो इस प्रकार से देखा जाए अक्सर सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो मेघामलई टाइगर रिजर्व है उसके बीच से 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। 3 नदियां प्रवाहित होती हैं, जो देखा जाए बेसिकली यहां पर इस क्षेत्र में मेघामलई टाइगर रिजर्व में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कौन कौन सी नदी है? सबसे पहले तो वैगई नदी है। कौन सी? वैगई नदी है। उसके बाद देखा जाए सिरुलियारू नदी है। कौन सी? सिरुलियारू नदी है। और दूसरा यहां पर तीसरी नदी कौन सी है? तीसरी नदी है शनमुगनाठी। ठीक। अब ये नदियां इंपॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से भी हो जाती हैं कि ये नदियां कहां पर प्रवाहित होती हैं। तो तमिलनाडु, सबसे पहले तो तमिलनाडु में प्रवाहित होती हैं। ठीक है। तमिलनाडु राज्य के दृष्टिकोण से तमिलनाडु में, और अगर नेशनल पार्क या अभ्यारण्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेघामलई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत प्रवाहित होती है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? अंतरराष्ट्रीय बीज दिवस। अब यहां पर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय बीज दिवस,
बीज संप्रभुता और जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को, यानी कि आज का दिन जो है इसको हर साल अंतरराष्ट्रीय बीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली उद्देश्य क्या है इसका, इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि बीज संप्रभुता, जैव विविधता संरक्षण और किसानों के अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल 26 अप्रैल के दिन को अंतरराष्ट्रीय बीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं यहां पर कुछ चिंता का विषय है। यहां पर देखा जाए बीजों से संबंधित, बीजों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण का विरोध किया जा रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर का जो नियंत्रण है बीजों पर बढ़ता जा रहा है। विशिष्ट मुद्दा क्या है? यहां पर देखा जाए इराकी क्वार्टर 81 से जुड़े विवादित मुद्दे यहां पर प्रमुख चिंता का विषय है। कुछ सोल्यूशन भी बताए गए हैं, सोल्यूशन बॉक्स देख लेते हैं। यहां पर देखा जाए सबसे पहले तो जो थीम बताई गई है, ये थीम स्थानीय जलवायु अनुकूल बीज। अब यहाँ पर जो स्थानीय, ये थीम भी है और ये देखा जाए एक सोल्यूशन भी है कि स्थानीय जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास किया जाए, जिससे जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाया जा सके, किसानों की आय दोगुनी की जा सके। ये सारी चीजें सोल्यूशन के रूप में, और इसी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स थीम भी रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए पशुपालकों का बीजों के प्रसार और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान को सुनिश्चित किया जाए, जिससे बीजों का देखा जाए जो संरक्षण है वो ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। चलिए, अब यहाँ पर कुछ पारंपरिक फसलें हैं उनको देख लेते हैं। जैसे तंगराशाल धान, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का है। उसी प्रकार से जो तूर दाल होती है, अब ये जो तूर है ना, तूर की दाल, अरहर की दाल जो होती है, बेसिकली महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है तूर। ये जो लातूर का क्षेत्र है ना, लातूर, ये वहीं से फेमस हुआ था तूर की दाल। ठीक है, तूर की दाल वहीं से फेमस हुई थी, इसीलिए इसको तूर दाल कहा जाता। तूर दाल बेसिकली देखा जाए ये कहाँ का बीज था, ओरिजिनल मतलब इसका ओरिजिनेट कहाँ से ये हुई थी? ये महाराष्ट्र से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? यहां पर देखा जाए ओनकालो के बारे में। ओनकालो ये विश्व का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार है। विश्व का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार, ये कहां पर लोकेटेड है? यहां पर देखा जाए ओलकिलुओतो, ये फिनलैंड में है। ओलकिलुओतो, यहीं पर देखा जाए ओनकालो विश्व का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया गया है। ठीक है, और यह विश्व का पहला गहरा भूवैज्ञानिक परमाणु अपशिष्ट भंडार है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहां पर इसकी डेप्थ के बारे में, ये कितनी नीचे बनाया गया है। तो ये आप सरफेस लेवल देख सकते हैं, साथ ही साथ इसकी गहराई बताई गई है 400 से 450 मीटर नीचे, यानी कि धरती के अंदर गड्ढा बना के जो स्थिर शिलाखंड है उसमें इसको बनाया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए बेसिकली इसको बनाने के पीछे लक्ष्य क्या है? तो अत्यधिक रेडियोधर्मी प्रयुक्त परमाणु ईंधन को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। और सेफ्टी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि गहराई इसे पर्यावरणीय जोखिमों और मानवीय हस्तक्षेपों से पूरी तरीके से सुरक्षित बनाती है। ठीक, यहां पर देखा जाए बेसिकली मल्टी बैरियर सिस्टम के रूप में इसको बनाया गया है। ये जो दुनिया का सबसे विश्व का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार और दुनिया का देखा जाए सबसे गहरा परमाणु अपशिष्ट भंडार जो बनाया गया है, इसको मल्टी बैरियर सिस्टम के रूप में बनाया गया है। 3 बैरियर हैं। कौन कौन से? सबसे पहले यहां पर देखा जाए जो अंदर की परत है, ठीक है, जो सबसे अंदर की परत है ये धातु कंटेनर से बनी हुई है, यानी कि सबसे भीतरी परत ईंधन को सीधे रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा यहां पर देखा जाए जो तांबे की कैप्सूल बनाई गई है, उसके दूसरी लेयर जो है तांबे की कैप्सूल की है। यहां पर देखा जाए जंग से बचाने के लिए अत्यधिक टिकाऊ आवरण के रूप में इसको बनाया गया है। और जो तीसरी लेयर है यहां पर देख सकते हैं धरती के अंदर, वो है बेंटोनाइट मिट्टी की लेयर। अब ये जो बेंटोनाइट मिट्टी होती है बेसिकली करती क्या है? ये सबसे बाहरी परत है जो पानी को सोख कर सील कर देता है, यानी कि पानी को आसपास की जो नमी है उस नमी को सोखेगा और उसको सील कर देगा, वो अंदर नमी नहीं जा पाएगी। ठीक है, और इससे होगा क्या? ये सील कर देती है, जिससे जो झटके होते हैं झटके से बचती है। ठीक, और इसी दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यह त्रिस्तरीय प्रणाली कचरे को भूजल और बाहरी वातावरण से अलग करती है। ठीक है, तो आपको यहां पर सारी चीजें आप समझ गए। याद रखिएगा विश्व का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार कहां पर बनाया गया है? फिनलैंड में बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पुस्तक है, किताब है, यहां पर देखा जाए जर्नल MM नरवणे की नई पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, ये लॉन्च हुई है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, जर्नल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है। ठीक है,
पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा, यहाँ पर देखा जाए पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा लिखी गई किताब है। यहाँ पर देखा जाए सशस्त्र बलों के इतिहास और मिथकों का यहाँ पर पर्दाफाश किया गया है। साथ ही साथ रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। चर्चा करते हैं यहाँ पर लेखक के परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मनोज मुकुंद नरवणे इनके द्वारा लिखी गई है। 28वें सेना प्रमुख रहे 2019 से 2022 के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए इनकी जो पिछली पुस्तक थी वो कौन सी थी, द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी 2025 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अब ये जो पुस्तक की मुख्य विशेषता देख लेते हैं। पुस्तक जो लिखी गई है यहाँ पर देखा जाए, जो किताब है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, इसकी मुख्य विशेषता देख लेते हैं। तो नॉन फिक्शन शैली में किताब लिखी गई है। विषय क्या है बेसिकली देखा जाए तो भारतीय सशस्त्र बलों की पारंपरिक एवं सैन्य रहस्यों को यहाँ पर उजागर किया गया है। जो एक कहावत होती है ना, चक दे फट्टे, ठीक है, चक दे फट्टे का सिख सेना से जुड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या है उसको बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए जो बाबा हरभजन सिंह थे उनकी प्रसिद्ध सैन्य कथा को भी यहाँ पर इस किताब में दर्शाया गया है। ठीक, तो ये किताब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक्स एंड ऑथर के सेक्शन से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में पूर्व सेना प्रमुखों के हालिया प्रकाशन जो हुए हैं उनके बारे में सवाल बन सकती है, उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेना की जो पारंपरिक जो सैन्य कथाएं हैं उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। फीफा महिला विकास कार्यक्रम 2026 में भारत का चयन किया गया है। ठीक है, जो फीफा महिला विश्व कप फीफा महिला विकास कार्यक्रम 2026 है, इसमें भारत को चयनित किया गया है। देखा जाए फीफा के द्वारा विश्व के 12 देशों का चयन किया गया। इन 12 देशों में भारत भी सम्मिलित है। चर्चा करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सफल प्रस्तुति का यह परिणाम है और महिला फुटबॉल में व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर 12 देशों को सम्मिलित किया गया है। चर्चा करें आधार क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सफल प्रस्तुति और 12 देशों को यहाँ पर इसी वजह से चयनित किया गया है। यहाँ पर चर्चा करें तो ये जो आयोजन है ये मई अक्टूबर 2026 के बीच में ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा। भारतीय महिला फुटबॉल इकोसिस्टम के जो हितधारक है उनको यहाँ पर जोड़ा जाएगा, इससे ऐड किया जाएगा। उद्देश्य बेसिकली क्या है तो कॉमर्शियल स्ट्रेटेजी 2026 के तहत वैश्विक स्तर पर जो पेशेवर ढांचा है उसको मजबूत करना। ठीक है, और यहाँ पर चर्चा किया जाए इसका देखा जाए प्रभाव क्या होगा अगर ये उद्देश्य, जिस उद्देश्य से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है उसका महत्वपूर्ण परिणाम ये होगा कि जो इंडियन वुमेन्स लीग है, ठीक है, इंडियन वुमेन्स लीग क्लबों को एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की लाइसेंसिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखा जाए ये महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर के दृष्टिकोण से हो जाता है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट, खेल क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण पर उत्कृष्ट उदाहरण है जो आप मुख्य परीक्षा में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने श्रीकांत वेलमकन्निन। श्रीकांत वेलमकन्निन क्या बन गए हैं, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चर्चा करें तो 2026-27 सत्र के लिए देखा जाए नई लीडरशिप नेस्कॉम की बनी है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, सिंधु गंगाधरन का स्थान लिया है। किसका, सिंधु गंगाधरन का स्थान लिया है। चर्चा करें तो भारत के आईटी सेक्टर में नवाचार को बढ़ावा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नेस्कॉम ने नया अध्यक्ष किसको बनाया, श्रीकांत वेलमकन्निन को बनाया। देखा जाए यहां पर किसका स्थान लिया, सिंधु गंगाधरन का स्थान लिया है। अप्रैल 2026 में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। नए उपाध्यक्ष कौन बन गए, तो किशोर पाटिल जो है ये नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो ये नियुक्तियों के दृष्टिकोण से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी परीक्षा में सवाल यहां से देखा जाए तो डायरेक्टली पूछ सकता है। नेस्कॉम फैक्ट के बारे में जान लेते हैं तो ये भारत के टेक और आईटी उद्योग में सर्वोच्च निकाय है। इसके अध्यक्ष का बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्थिक खबर भी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को देखा जाए तो यूएसए WC इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चर्चा करते हैं तो भारतीय सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सैन्य सहयोग में असाधारण योगदान देने के लिए इनको सम्मानित किया गया। चर्चा करें, सम्मान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कहां पर इनको सम्मानित किया गया है, देखा जाए तो पेंसिल्वेनिया के यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज के कार्सिल बैरक्स में, ठीक है, कार्सिल बैरक्स में इनको सम्मानित किया गया है। वे यहाँ के पूर्व छात्र भी रहे हैं। साथ ही साथ में देखा जाए उन्हें यहीं से पहले देखा जाए डिस्टिंग्विश्ड फेलो की उपाधि भी प्रदान की जा चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तीसरे भारतीय सेना प्रमुख बने, यानी कि ये विशिष्ट सम्मान पाने वाले यहाँ पर देखें तो उपेंद्र द्विवेदी तीसरे सेना प्रमुख बने हैं। इसके पहले देखा जाए तो VK सिंह प्राप्त कर चुके हैं, साथ ही साथ में विक्रम सिंह, और अब तीसरे उपेंद्र द्विवेदी बने। यहां पर देखा जाए तो जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज है इसके हॉल ऑफ फेम केवल
उन अंतरराष्ट्रीय सैन्य नेताओं को दिया जाता है जिनका वैश्विक सैन्य सहयोग में असाधारण योगदान रहा हो। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, वीके सिंह का, विक्रम सिंह का और उपेंद्र द्विवेदी का, जो वर्तमान में है। इन 3 लोगों को देखा जाए, 3 भारतीय जो सैन्य प्रमुख हैं, उनको देखा जाए सम्मान प्रदान किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत चेक गणराज्य 13वीं JCEC बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई गति प्रदान करने की पहल है। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, जो प्राग है, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कब से कब इसका आयोजन हुआ था, तो 22-23 अप्रैल 2026 को JCEC की बैठक हुई थी। ठीक है, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद, और साथ ही साथ यहाँ पर चेक प्रतिनिधि कौन थे, जॉन सेचेटर थे। ठीक है, जॉन सेचेटर। ठीक, चलिए परिणाम क्या रहा, यहां पर देखा जाए 13वें JCEC प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया इसी दौरान, जो औद्योगिक सहयोग और तकनीकी हस्तांतरण के लिए था। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत चेक बिजनेस फोरम का उद्घाटन किया गया, जिससे बिजनेस टू बिजनेस संवाद और सीधा संपर्क मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर इस पर भी हस्ताक्षर किया गया, किसके द्वारा, जितेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ सामरिक और भौगोलिक महत्व देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मध्य यूरोप है वहां पर अवस्थित है चेक गणराज्य। यह समझौता भारत की मध्य यूरोप में आर्थिक पैठ मजबूत करने का एक रणनीतिक कदम भी है। साथ ही साथ FTA कनेक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो यह भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में एक अहम कड़ी भी मानी जा रही है। ठीक है, अब JCEC का फुल फॉर्म याद रखिए, ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका थीम है JCEC का। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है, संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च की VM फ्रेम्स प्रतियोगिता। अब ये जो VM फ्रेम्स प्रतियोगिता है, यहाँ पर देखा जाए वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में VM फ्रेम्स प्रतियोगिता संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या है, युवाओं को भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ने के उद्देश्य से देखा जाए तो VM फ्रेम्स प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। यहाँ पर देखा जाए प्रतियोगिता में 3 श्रेणियां बांटी गई है। ठीक है, प्रतियोगिता में 3 श्रेणियां बांटी गई हैं। सबसे पहले रील्स की श्रेणी है, अधिकतम 1 मिनट की होनी चाहिए। AI आधारित फिल्म की कैटेगरी बनाई गई है, यहाँ पर अधिकतम समय सीमा 5 मिनट बताई गई है, पहली बार AI को प्रमुखता यहाँ पर दी गई है। और शॉर्ट फिल्म यानी कि जो लघु फिल्म होती है, ये अधिकतम 15 मिनट तक होनी चाहिए, यानी कि ये प्रतियोगिता लॉन्च की गई है। और यहाँ पर देखा जाए पुरस्कार राशि भी बताई गई है, विजेता के लिए कुल 50 लाख रुपए तक की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी संस्कृति मंत्रालय के तहत। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए किसकी ओर से आयोजित किया जा रहा है, ये आयोजक कौन है, आयोजक संस्कृति मंत्रालय है। और जो प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि है वो 7 मई 2026 है। कब, 7 मई 2026। यहां पर देखा जाए वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1875 में की गई थी और इस गीत के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसी वजह से देखा जाए तो ये जो 2026 का साल है, 2026 के साल को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और ऐसे सवाल देखा जाए जो 150 साल 100 साल जो पूरे होते हैं ना, BPSC जो दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। BPSC ने तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उससे संबंधित सवाल पूछ लिया था। ठीक है, कितने साल पूरे हुए, तो इस दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 150 साल पूरे हुए, याद रखिएगा। देखा जाए तो ये पहल तकनीकी और राष्ट्रवाद के अनूठे संगम को दर्शाता भी है। संस्कृति मंत्रालय का नाम जरूर याद रखिएगा, किसके द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो ये VM फ्रेम्स प्रतियोगिता आयोजित की गई है संस्कृति मंत्रालय के तहत। चलिए आगे देखते हैं, कुछ सवाल है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, श्रीविल्लिपुत्तूर मेघामलई बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतरराष्ट्रीय बीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। तीसरा सवाल है, विश्व का पहला स्थायी परमाणु अवशिष्ट भंडार ओनकालो किस देश में अवस्थित है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा लिखित पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड किस विषय से संबंधित है, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सैन्य इतिहास एवं परंपराएं, विज्ञान एवं तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत मालदीव करेंसी स्वैप समझौते किस संस्थान के बीच में हुआ है, IMF और RBI के बीच में, रिजर्व बैंक और इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच में, या वर्ल्ड बैंक और RBI के बीच में, या ADB और भारत सरकार के बीच में। ठीक है, तो ये 5 सवाल है, इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं। साथ ही साथ में इस वीडियो की जो क्लास PDF है ये ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, जो स्लाइड है। साथ ही साथ में जो प्रिंटेबल PDF होती है वो आपको WhatsApp ग्रुप में कल शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।